हम यहाँ पे अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इसके कुछ भाग हो गए थे, 3 भाग तक हो गए थे। चौथा पॉइंट लेके हम आए जिसमें राजकीय केंद्र के बारे में दिया हुआ है। तो राजकीय केंद्र की बस्ती जो थी, राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। है राजकीय केंद्र किधर स्थित था? तो बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई थी, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। यानी कि जो राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई थी तो उसमें कितने मंदिर सम्मिलित थे? तो उसमें 60 से अधिक सम्मिलित थे। स्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। यानी जो इनके राजकीय केंद्र थे उनमें लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। ठीक है, यानी कितने संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है? तो 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। ये जो संरचनाएं थी ये अपेक्षाकृत बड़ी हैं, जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं थी। यानी कि जो 30 संरचनाओं की बात की जा रही है वो अपेक्षाकृत बहुत बड़ी थी, लेकिन वो अनुष्ठानिक कार्यों से संबद्ध नहीं थी। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर था। इन संरचनाओं और मंदिरों के बीच अंतर था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थी, जबकि धर्मेतर भावनाओं की अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई जाती थी। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो मंदिर और संरचनाओं के बीच में क्या अंतर था? तो अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थी। ठीक है, मंदिर किस तरह से निर्मित थी? पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थी, जबकि धर्मेतर भावनाओं की अधिरचना जो थी वो विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। यानी जो धर्म से रिलेटेड वस्तुएं थी वह उनकी अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। ठीक, विजय का एक भवन जो है सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा, जिसे पेज संयुक्त रूप से विजय का भवन कहता है। ठीक है, यानी कि पेज किसके बारे में बात करता है? विजय के भवन के बारे में बात करता है, जिसमें सभा मंडप है तथा महानवमी डिब्बे हैं। इसको कौन वर्णन कर रहा है? पेश करता है। क्या बताता है कि वो किसको विजय की भवन की संज्ञा देता है? तो कौन देता है? पेश देता है। किसमें? संयुक्त रूप से देता है। जो महानवमी डब्बा है, मंडप है, सभा है, इन सबको विजय के भवन के रूप में संज्ञा कौन देता है? तो पेश देता है, डोमिंगो पेश देता है। और इनके विषय में वो लिखता है कि इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक दो मंच हैं, सुंदरता से चित्रित। ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है, जहाँ मूर्ति एक पूजा स्थल है, और एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है, मुकुट तथा राजकीय पायल। ये कौन बात करता है? तो डोमिंगो पयास करता है। ठीक है, अब बात करते हैं महानवमी डब्बा के बारे में। ठीक है, तो इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। जैसे राजा का भवन नामक संरचना अंतः क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, यानी राजा का भवन नाम की जो संरचना की गई है उसका जो संरचना का अंतर क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई अभी साक्ष्य नहीं मिला है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। यानी कि जो राजा का भवन है उसके सबसे प्रभावशाली मंच हैं। ठीक है, यानी राजा के भवन के दो प्रभावशाली मंच हैं, एक को क्या कहा जाता है? सभा मंडप, और एक को कहा जाता है महानवमी। ये कहा जाता है कि ये जो है विशाल क्षेत्र है, लेकिन इसके अभी तक कोई प्रमाण के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और इनको मिला के विजय का भवन कौन कहता है? तो डोमिंगो पयास ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विजय का भवन किसने कहा है? तो डोमिंगो पयास का है। और विजय भवन किसे कहा है? तो राजा का जो भवन है। ठीक है, राजा का जो भवन है दो चीज़ों पर स्थापित है। किस पे? सभा मंडप और महानवमी डिब्बा पे स्थापित है, दो भागों पे। ठीक है, पूरा क्षेत्र जो है ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है। ठीक, पूरा क्षेत्र कैसे घिरा है? ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है, और इनके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है। सभा मंडप जो है एक ऊंचा मंच है, जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो है वह जो इन स्तंभों पर टिकी थी, दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। यानी दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है। स्तंभों के एक दूसरे के से बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा, और इसलिए स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया जाता था। शहरों के सबसे ऊंचे स्थान में से एक स्थित है महानवमी डिब्बा। यानी शहरों के सबसे ऊंचे स्थान में क्या है? महानवमी डिब्बा, जो ये दिख रहा है सामने। ठीक है, 7.11 में महानवमी डिब्बा दिख रहा है। तो शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक स्थित है महानवमी डिब्बा। एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी है। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। महानवमी डब्बा की संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार, जिसे दशहरा, दुर्गा पूजा तथा नवरात्रि या महानवमी के नामों से जाना जाता है। यानी कि जो महानवमी डिब्बा बना है यह साम्राज्य का सबसे ऊंचा विशाल काय मंच है। इसके बारे में जाना जाता है कि यहाँ पे क्या होता है, लेकिन महामंडप जो बना था
उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ पे क्या क्या किया जाता था या किस लिए मनाया जाता था। तो यहाँ पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता था, जो सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाते थे। कब? सितंबर और अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाते थे 10 दिन के हिंदू त्यौहार, जिसे क्या, दशहरा। दशहरा कहाँ कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में दशहरा कहा जाता है, उत्तर भारत में, बंगाल में दुर्गा पूजा, और प्रायद्वीपीय भारत में इसे क्या कहा जाता है? नवरात्रि या महानवमी कहा जाता है। और महानवमी जो है शाब्दिक अर्थ महानवा दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य केशों की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। इस यानी कि इस पर कौन कौन से कार्य किए जाते थे? तो जो महानवमी का पूजा होता था, विजयादशमी का, जैसे आज के समय में विजयादशमी के दिन, आखिरी दिन में ये सब चीज़ें की जाती है कहीं कहीं, तो उसमें क्या क्या शामिल था? मूर्ति की पूजा होती थी, राज्य केशों की पूजा होती थी तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। इसमें नृत्य होता था, कुश्ती प्रतिस्पर्धा होती थी, साज लगे घोड़े, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा, और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। कौन? ये नायक लाते थे, जो इनके वहीं का कहलाते थे अमीर नायक। ठीक है, तो वहीं इस समय लेके आते थे। क्या महानवमी डिब्बा जो अस्तित्व में है, इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राज्य के केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। ये जो दिख रहा है, यह कमल महल का एक खड़ा रेखा चित्र है। खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का ऊर्ध्व अवलोकन होता है। यह हमें उन अभिलक्षणों के विषयों में जानकारी देता है जो एक छाया चित्र में नहीं देख सकते। मेहराबों को ध्यान से देखिए, ये संभवतः इंडो इस्लामिक तकनीकों से प्रभावित है। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में जो मेहराब बनाए गए थे वो किस तकनीकी से बनाए गए थे? वो इंडो इस्लामिक तकनीकी से बनाए गए थे। ठीक है, अब बात करेंगे राजनीतिक कमल महल की एक मेहराब का सूक्ष्म चित्र। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। तो राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक महल था जिसका नाम था कमल महल। यानी राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में से एक था, उसका क्या नाम था? कमल महल था, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी यात्रियों ने किया था। यानी कमल महल नाम किसने दिया था? तो 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी यात्रियों ने दिया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। एक सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता यह है कि यह परिषदीय सदन था, जहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर कहा जाता है। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, यानी कि अभी हमने पढ़ा कमल महल का प्रयोग किस लिए किया जाता था, तो कमल का प्रयोग संभवतः एक परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। ये कहाँ पे होता था? कमल महल के। और हजार राम मंदिर में क्या? हजार राम मंदिर में केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जा सकता था प्रवेश। बीच के देवस्थल की मूर्तियाँ अब नहीं हैं, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित हैं। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण से किए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित हैं। किस पे? हजार राम मंदिर पे। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनिष्ट हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा था। ठीक है, यानी नायकों ने किस संरचना को जारी रखा था? तो नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा था। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में हैं। मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग मेहराबों को देखिए। अब बात करेंगे धार्मिक केंद्र के बारे में। राजधानी का चयन। अब हम तुंगभद्रा नदी से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के बानर राज्य की रक्षा करती थी। कौन सी पहाड़ियाँ? उत्तरी भाग की पहाड़ियाँ। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप जाने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। ठीक है, किसमें? तुंगभद्रा की पहाड़ियों में या चट्टानियों में। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। जैसे इस क्षेत्र में एक मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा, जो पल्लव, चालुक्य, होयसल तथा चोल वंशों तक जाता है। यानी कि जो इस मंदिर में निर्माण का लंबा इतिहास किसमें? विरूपाक्ष मंदिर में। इस विरूपाक्ष मंदिर में जो निर्माण का काल किसके किसके समय तक जा रहा है? पल्लव, चालुक्य, होयसल तथा चोल। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे।
अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों की दृष्टि से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत, रख रखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन शब्दों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूत्रताड़ा का प्रयोग भी करते थे। ठीक है, यानी कि जो शासक थे देवताओं से अपने गहन शब्दों के संकेतक के रूप में किसका विरुद्ध धारण करते थे, तो हिंदू सूत्रताड़ा का प्रयोग करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। आप राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी हैं। राजा के मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा है, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। गोपुरम और मंडप। गोपुरम और मंडप मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में जो विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं थी, जो राजकीय सत्ता की द्योतक थी। यानी कि मंदिर स्थापत्य में सबसे अच्छा उदाहरण किसका मिलता है, तो मंदिर स्थापत्य में सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार से था, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत करते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवालयों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित थे। अब हम दो मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। यानी कि विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य मंदिर के सामने जो मंडप बना वो किसने बनवाया था, तो उसे कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्ण स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। यानी पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो कृष्णदेवराय को दिया जाता है। इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिषद के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। दूसरा देवस्थल है विट्ठल मंदिर का। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप में हैं। यानी कि विट्ठल का पूजा कहाँ पे होता था, तो ये महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से पूजे जाने वाले विष्णु के रूप में होते थे। ये विट्ठल देवता थे। कहाँ पे, जो दूसरा देवस्थल है विजयनगर में। जिंजी का झूलता मंडप जिंजी का झूलता मंडप कहाँ पे है, तो विजयनगर में है। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि कर्नाटक में किस मंदिर का निर्माण विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात कर लिया, ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है। तो वह मंदिर किसका है, विट्ठलनाथ का मंदिर है। क्यों, क्योंकि विट्ठलनाथ का जो मंदिर है वो पहले महाराष्ट्र में केंद्रित था। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी था। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसे ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया है। मदुरई में नायकों द्वारा बनवाया गया एक गोपुरम। अब छठे पॉइंट पे है महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। कल्याण मंडप का प्रयोग किस लिए किया जाता था, तो कल्याण मंडप का प्रयोग दैविक विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने के लिए किया जाता था। किसके लिए, दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयोग किसका किया जाता था, कल्याण मंडप का। हमने विजयनगर के विशेष में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं से रेखाचित्र तथा मूर्तियाँ, यह सब कैसे खोजा गया। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों में मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया था। यानी कि 20वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण पहला, दूसरा कर्नाटक पुरातात्विक एवं तीसरा
कर्नाटक पुरातात्विक नहीं, दो ही चीज़ें, भारतीय संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा और पुरातात्विक कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया था। जी भैया। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता 1976 में मिली थी। और यहाँ पर कब से विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षण के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों की सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो वह काल था 1980। ठीक है, यानी कि 1980 के काल से यहाँ आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षण के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों की सूक्ष्मता का प्रलेखन किया जाने लगा। कब से? 1980 से। और इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल के रूप में मान्यता कब मिली थी? 1976 में। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वान इस ओर इकट्ठा हुए और संरक्षित कार्य करने का काम किया। इसका पहला चरण की संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला में एक अक्षर से इंगित किया गया। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और छोटे वर्गों में बांटा गया। छोटी छोटी इकाइयाँ बनाई गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इन हजार संरचनाओं के अंशों, छोटे छोटे देवस्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। उनका प्रलेखन भी किया गया। इन सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका। इन स्थितियों की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई। एक समय जो बाजार जीवन थे, उनका बस अब यहीं कुछ बचा है। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल तथा एम.एस. नागराज राव, जिन्होंने इन स्थानों पर वर्षों तक कार्य किया। यानी कि पूछे, यह क्वेश्चन बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो उत्खनन का कार्य किया गया था, सर्वेक्षण का कार्य किया गया था, उस पर लंबे वर्षों तक कार्य किसने किया था? तो उसमें नाम था जॉन एम फ्रिट्ज का, जॉर्ज मिशेल का तथा एम.एस. नागराज राव का था कार्य किया। और इन्होंने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या लिखा कि विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं जैसे स्तंभ, टेक, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। यानी किससे बनाए गए थे? प्लास्टर से सजाए गए थे और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित किए गए थे। यह किसने कहा था? तो जो सर्वेक्षण उस समय कर रहे थे, जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल और एम.एस. नागराज राव। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में हैं। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन की कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक हुए थे। अब विजयनगर साम्राज्य के बाजार के बारे में बात करें तो पेश जो है डोमिंगो पयास जो था, वह जानकारी देता है किसके बारे में? बाजार के बारे में। क्या बताता है कि आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक्य और हीरे और पन्ने और मोती और छोटी मोती और वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे सब पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं, जहाँ से कई सामान्य घोड़े तथा टट्टू और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती हैं। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ, सेम, मूंग, दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे, जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। फारनाओ नूनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ते थे। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता है। नूनीज उल्लेख करता है कि भेड़, बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीबर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार की पक्षी, चिड़ियों, चूहे तथा बिल्लियों, छिपकलियाँ, बिशनक को क्या कहा? विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। यानी कि विजयनगर को बिशनक किसने कहा है? तो नूनीज ने कहा है। किसने कहा है? बिशनक को, विजयनगर को बिशनक नूनीज ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजयनगर को बिशनक किसने कहा है? नूनीज ने कहा है। और विजयों का शहर किसने कहा है? तो डोमिंगो पयास ने कहा है विजयों का शहर। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी यहाँ पे। और मांस के बारे में, भेड़, बकरी, सुअर, मुअर के बारे में कौन बात करता है? तो नूनीज बात करता है। ठीक है, उत्तर की खोज में प्रश्न। कृष्णदेव राय परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेवराय की इस सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है, शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते थे। और पेश राजा का वर्णन इस प्रकार करते हैं: मझला कद, गोरा रंग और अच्छी काटी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग थे। यह वर्णन कौन करता है? तो डोमिंगो पयास करता है। तो यहाँ पे हम मेन चीज़ें हमें क्या मिली? मेन चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि 3 इतिहासकार यहाँ पे वर्णन दिए थे। डोमिंगो पयास आने को तो बहुत जन आए थे, 15वीं 16वीं शताब्दी में, और 15वीं शताब्दी में अलग आए थे, 16वीं शताब्दी में अलग आए थे, उनका हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसमें जो राजा जो यात्रा वृत्तांत करने वाले जो आए थे बाहर से, उन्होंने कौन था? जिसमें ज़्यादातर वाक्यों का उल्लेख जो बताया है विजयनगर के बारे में, ज़्यादातर विवरण डोमिंगो पयास के हैं। नूनीज का बस एक विवरण जो दिया है इसमें विजयनगर के बारे में बात करता है, जिसमें
जिसमें क्या है, बहुत सारे मांस और अंगूर फल के बारे में बात करता है, और बाजार के बारे में डोमिंगो प्याज है जो विस्तृत वर्णन करता है। ठीक है, और अब्दुल रज्जाक जो था वो दुर्ग के बारे में वर्णन करता था। कितने दुर्गों के बारे में बताया, 7 दुर्गों के बारे में बताया। ये सब चीज़ें ध्यान देने, क्वेश्चन पूछता है। तो ये प्रश्न बनेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में। जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में सल्तनतें कब आई थी? 1300 से 1400 ईस्वी पूर्व में ईस्वी में आई थी। उड़ीसा में गजपति राज्य की स्थापना 1435 में। गुजरात और मालवा के सल्तनतों की स्थापना, अहमदाबाद, बीजापुर तथा बेरार सुल्तानों की स्थापना 1490 में हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय 1510 में। बहमनी राज्य का विनाश, गोलकुंडा की सल्तनत का उदय 1518 ईस्वी में। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में। कालीन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी? 1800 में। अलेक्जेंडर ग्रानिले ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र कब लिए थे? 1856 ईस्वी में। पुरास्थल के मंदिर के दीवारों के अभिलेख को जे एफ फ्लिट द्वारा प्रलेखन आरंभ कब किया गया था? 1876 में। जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ कब हुआ था? 1902 में। और हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरास्थल कब घोषित किया गया था? तो 1986 में। पे कुछ पुस्तक के नाम है। विजयनगर किसने लिखा था? वसुंधरा फिलियो जट ने वसुंधरा फिलियो जट ने विजयनगर लिखा था कब? 2006 में। आर्किटेक्चर एंड आर्ट ऑफ सदर्न इंडिया, जॉर्ज मिशेल, 1995। ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के ए नीलकंठ शास्त्री, 1955 ईस्वी में। विजयनगर द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था? बर्टन स्टीम ने कब? 1979 ईस्वी में लिखा था। तो यह था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित